अमेरिका को अर्थव्यवस्था में नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना माल खुद बना ले रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। और अब अमेरिका और चीन की कहानी सुनिए। ये दुनिया के दो बड़े देश हैं, ये दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन इन देशों का हाल क्या हो गया है, इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इनमें से एक देश ऐसा है जो जीडीपी के आंकड़े दुनिया को नहीं बता रहा। आप सोचिए उसकी क्या हालत होगी कि जीडीपी का आंकड़ा दुनिया को नहीं बता रहा कि उसकी अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, यह पता चल जाएगा। कौन सा देश है अभी बताऊंगा। और दूसरा देश वो है जहां चुनाव जीतने के लिए दूसरे देशों के सहारे की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो दूसरे देशों को धमका रहा है, उन पर दबाव बना रहा है कि वो उसके देश के हिसाब से चले ताकि वो चुनाव जीत सके। ये दो बड़े देशों का हाल है। अब कौन कौन से देश हैं सुनिए। पहले आपको चीन के बारे में बताता हूं। चीन में इस वक्त शी जिनपिंग के तीसरे राजतिलक की तैयारी चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। कल आपको दिखाया था कैसे म्यूजिक के साथ ताली बजा रहे थे, और शी जिनपिंग वहां युद्ध का माहौल बना देने वाली बातें कर रहे हैं। ताइवान पर कब्जा करने का टारगेट बता रहे हैं, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि ये अपने लोगों को जो है वो युद्ध में व्यस्त रखो वाला हाल है, ताकि कोई इधर अर्थव्यवस्था पर ना पूछे। लेकिन इसी बीच जिनपिंग ने एक बड़ी बात सबसे छुपा ली। आज चीन को आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी के आंकड़े जारी करने थे, लेकिन चीन ने ऐसा किया ही नहीं। अचानक से भाई लोगों ने कह दिया कि इस साल जीडीपी के आंकड़े देर से जारी करेंगे। ऐसा इसलिए है कि चीन अपनी बर्बादी को दुनिया और अपने लोगों से छिपाना चाहता है। चीन की आर्थिक हालत इस वक्त बहुत खराब है। जो मैंने आपको कहा था ना कि हमारे अकेले की दिवाली में 75,000 करोड़ का नुकसान होगा चीन को, और चीन बाप बाप करेगा, वो इसीलिए करेगा क्योंकि इसकी हालत खराब है। भाई चीन में रियल एस्टेट सेक्टर, घर वर जो लोग खरीदते थे, वो तबाही के कगार पर है। एक साल में नए घरों की कीमत 1.3% तक गिर गई है। जनवरी से अगस्त के बीच प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में 7.5% के करीब की गिरावट है। बैंकिंग सेक्टर भी संकट में, मैंने आपको पहले भी बताया था। 2022 में जुलाई महीने तक चीन की आयरन और स्टील इंडस्ट्री को 80% का नुकसान हुआ है। चीन में बेरोजगारी चरम पर है। 16 से 24 साल के युवाओं में हर 5 में से 1 बेरोजगार है। पिछले 1 से 1.5 साल से चीन के आधे इलाके में पावर क्राइसिस है, जिसकी वजह से 44% इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर असर पड़ा है। बिजली की कमी की वजह से अक्टूबर और दिसंबर 2021 में जीडीपी को 2% का नुकसान हुआ। 2021 में चीन की जीडीपी को करीब 0.76% का नुकसान हुआ है, और चीन 60 साल में सबसे भयानक सूखे का भी सामना कर रहा है। 2020 में बाढ़, चक्रवात और सूखे से बड़ा नुकसान हो चुका है चीन को। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कई सेक्टर्स में खराब प्रदर्शन के कारण ही चीन ने आज जीडीपी के आंकड़े जारी नहीं किए। मतलब ये वो लड़का है जो फेल हो गया है तो पापा को रिपोर्ट कार्ड ही नहीं दिखा रहा, आज आया ही नहीं पापा, टीचर ने दिया नहीं, वो वाला हाल है। पता तो पापा को भी है कि तुम फेल हुए हो। पापा मतलब दुनिया। चीन के इस आर्थिक हालत के लिए 4 बड़े कारण भी बताए जा रहे हैं। इसमें पहला बड़ा कारण है जीरो कोविड पॉलिसी। चीन के कई शहरों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लागू है, और इसकी वजह से ना बाजार खुल पा रहे हैं, ना फैक्ट्री में काम हो रहा है, ना मांग बढ़ रही है और ना ही सप्लाई हो रही है, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। चीन ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अगस्त में बड़ा ऐलान किया था। कहा गया था कि $203 बिलियन से आर्थिक स्थिति ठीक की जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, जैसे टैक्स में कटौती करनी होगी, मांग बढ़ाने पर जोर देना होगा। चीन की प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा संकट है। रियल एस्टेट में मंदी की वजह से चीन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में घरों के दाम 20% गिर गए। बैंकिंग सेक्टर दबाव में है, बैंक दिवालिया हो रहे हैं, इसीलिए भाई आंकड़े छुपा रहा है जीडीपी के, नहीं बता रहा ये शी जिनपिंग। चीन की बड़ी कंपनियां टेंसेंट एंड अलीबाबा को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले क्वार्टर में टेंसेंट का प्रॉफिट 50% कम हो गया। अलीबाबा का तो जिन ही गायब हो गया, इसका भी इनकम 50% गिर गया है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसकी वजह से उद्योग धंधे तबाह हो रहे हैं। वहां पर शी जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। वो जगह जहां लोकतंत्र नहीं है वहां प्रदर्शन होने लगा। कुछ दिन पहले बीजिंग में एक फ्लाईओवर के ऊपर बैनर लगाया गया
और इस बैनर में क्या लिखे कि कोविड टेस्ट को ना कहो, खाने को हाँ कहो, मतलब खाने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन को ना कहो और फ्रीडम को हाँ कहो। झूठ को ना कहो और प्रतिष्ठा इज्जत को हाँ कहो। सांस्कृतिक क्रांति को ना कहो, रिफॉर्म को हाँ कहो। यह है पड़ोस वाले चीन का हाल, जो हमारे यहां के एक बहुत बड़े नेता हैं, अभी विपक्ष में हैं, भारत को जोड़ रहे हैं। उनको चीन का मॉडल पसंद आता है, चीन के खुद के लोगों को अपना मॉडल पसंद नहीं आ रहा है। भले ही चीन जीडीपी के आंकड़े जारी ना करे, लेकिन सुनहरे सपने देखने में वो बिल्कुल पीछे नहीं है। भाई बोलने में क्या जाता है। इस साल चीन जो है वो कह रहा है कि 5.5% की दर से हमारी जीडीपी का ग्रोथ का लक्ष्य है। अरे पहले जीडीपी है कितनी ये तो बताओ। 5.5, 6.5, 15.5 बोलने को कुछ भी बोलना है तो। क्योंकि आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करना चीन के लिए मुश्किल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कह दिया है कि 2022-23 में चीन की आर्थिक विकास दर 3.2 रहेगी। 2020 के कोरोना काल को छोड़ दें तो पिछले 40 साल में ये आंकड़े सबसे कम है। वर्ल्ड बैंक का तो दावा है कि 2022-23 में चीन की आर्थिक विकास दर 2.8% है, यानी वर्ल्ड बैंक तो आईएमएफ से भी कम मान रहा है कि 2.8, और भाई कह रहे हैं 5.5 रखेंगे। मतलब साफ है कि चीन कितने भी दावे कर ले, इकोनॉमिक फ्रंट पर उसकी हालत खस्ता हो रखी है। जैसे उसका माल नहीं चलता, वैसे ही चीन की चाल जो है वो देख के पता चल रहा है कि देश नहीं चल पा रहा। कुछ दिन पहले ही आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जारी किया था, जिसमें सभी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट कम की थी, लेकिन इस नए प्रोजेक्शन में भी भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है। 2023-24 में भारत की विकास दर 6.1% रखी गई है। चीन 4.4 पर है, अमेरिका 1%, ब्रिटेन 0.3%, कनाडा 1.5%, जर्मनी -0.3% और इटली -0.2%। फिर भी हमारे यहां के लोगों को संतुष्टि नहीं है। किसी को चीन पसंद आता है, किसी को श्रीलंका जो है वो भारत बन जाएगा लगता है। आईएमएफ ने अपने आर्थिक विकास दर के आंकड़े में न सिर्फ भारत की तेज रफ्तार दिखाई, बल्कि यह भी कहा कि भारत दुनिया का ब्राइट स्पॉट है। सुनिए आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ दिन पहले भारत को लेकर क्या कहा था, एक बार सुनवाता हूं फिर से, फिर बताऊंगा अमेरिका के बारे में। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. Among them, the remarkable success in digitalization in India, from digital ID to providing all services and support on the basis of digital access. This has been indeed a huge factor for India's success. And the country is now stepping into taking the lead on G20 from that position of strength, which makes me strongly believe that we would see India leaving a mark on the world for years to come during next year's presidency. अब आपको समझ में आ रहा है कि आईएमएफ क्यों कह रहा था कि आने वाले कई सालों तक भारत छाप छोड़ेगा। भारत इस अंधेरी दुनिया में चमक बिखेर रहा है। क्यों भारत जो है सुपर पावर होगा हम कह रहे हैं, और ये चीन अमेरिका पीछे नीचे जाएंगे। चीन का आपको बता दिया, हालत खराब है। इंडिया ऊपर जा रहा है तो नीचे कौन जाएगा? चीन जाएगा। अब दूसरा बताता हूं अमेरिका का। अमेरिका की स्थिति थोड़ी बहुत तो आपको मैं बता चुका हूं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वहां पर तो 6 से 8 महीने में मंदी आने वाली है, महंगाई चरम पर है। ऐसी स्थिति के बीच अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होना है, जो इलेक्शन बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में फंसे अमेरिका के लिए अब समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के उपाय काम नहीं कर रहे। उधर कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला कर लिया। इससे कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, दाम बढ़ जाएगा। भाई जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑलरेडी उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे में अमेरिका सऊदी अरब जैसे देशों को धमकाने में जुट गया। ये सुनो, ऐसा मत करना। जबकि सऊदी अरब दशकों से अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी रहा है। अमेरिका सऊदी अरब को हथियार सप्लाई करता है,
बदले में सऊदी अरब तेल उत्पादन के मुद्दे पर अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। लेकिन आजकल अमेरिका सऊदी अरब को ही धमका रहा है। क्यों, इसको समझिए। दुनिया में तेल उत्पादन करने वाले दो बड़े ग्रुप हैं। एक का नाम है ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का समूह। इसमें 13 देश है और सऊदी अरब इस ग्रुप का सबसे मजबूत देश है। जो वो तय कर देता है बाकी वो मान लेते हैं। तेल उत्पादन करने वाले दूसरे ग्रुप का नाम है ओपेक प्लस। इसमें प्लस जुड़ गया। इसमें 11 देश हैं और इसकी अगुवाई रूस करता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ी है, जिससे मंदी की आशंका है। इसी बीच 4 अक्टूबर को ओपेक और ओपेक प्लस ने तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कटौती का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद नवंबर से तेल का उत्पादन घट जाएगा, जिससे कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई और बढ़ेगी। अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और तेल के उत्पादन को कम करने के फैसले को 1 महीने कम से कम टाल दे। 1 महीने क्यों भाई? क्योंकि जो बाइडेन को दिख रहा है ना, अमेरिका में चुनाव है, अगले महीने चुनाव हो जाएगा। उसके बाद तुम बढ़ा लो, कुछ कर लो, हमारी कम से कम कुर्सी बच जाए। इतने सेल्फिश लोग हैं ये लोग, क्या बताएं आपको। तो 1 महीना टलवाना चाह रहे थे, सऊदी अरब ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। अमेरिका अब सऊदी अरब से नतीजे भुगतने की धमकी दे रहा है कि देख लेना तुम, अब बताएंगे तुमको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो इस मुद्दे पर यह तक कह दिया कि ओपेक प्लस के फैसले से पता चलता है कि सऊदी अरब जैसे हमारे पुराने सहयोगियों को अमेरिका से समस्या है। बाइडेन ने यह भी कहा कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के संबंधों पर अब गंभीर असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन पेयर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ओपेक प्लस रूस के साथ गठबंधन कर रहा है। अमेरिकी डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अमेरिका को मध्यम दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें सऊदी अरब की बजाय यूक्रेन को देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को अपनी पैट्रियट मिसाइल की सुरक्षा सऊदी अरब से हटाकर यूक्रेन या नेटो सहयोगियों को देनी चाहिए। यानी अमेरिका की कोशिश थी कि तेल की कीमतों को बढ़ने से रोककर वो रूस को अलग थलग कर पाएगा, लेकिन सऊदी अरब के फैसले से ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब अमेरिका सऊदी अरब पर नाराज चल रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों का चुनावी एंगल भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। अमेरिका में अगले महीने नवंबर में मध्यावधि चुनाव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। बाइडेन की पार्टी के पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा में सिर्फ 10 सीटों के अंतर से बहुमत है, जो 1955 के बाद से सबसे कम अंतर का बहुमत है। इसके अलावा सीनेट में बिल्कुल भी बहुमत नहीं है, वहां पर 50-50 का मामला है। मिड टर्म इलेक्शन को अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति के कामकाज पर एक तरह का जनमत संग्रह माना जाता है। इसलिए भी जो बाइडेन बहुत परेशान है, क्योंकि तेल के बढ़े हुए दाम से महंगाई बढ़नी तय है। अमेरिका में पहले से ही महंगाई के मुद्दे पर लोग नाराज हैं। इसका असर चुनाव पर पड़ता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान हो जाएगा। डेमोक्रेटिक समर्थकों का यह भी मानना है कि तेल का उत्पादन कम करके सऊदी अरब रिपब्लिकन पार्टी की मदद कर रहा है। मतलब किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। इसलिए वो सऊदी अरब को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रहा है, अमेरिका और जो बाइडेन। हालांकि सऊदी अरब अमेरिका के इन आरोपों को नहीं मान रहा। सऊदी अरब का कहना है कि तेल का उत्पादन कम करना पूरी तरह से एक आर्थिक फैसला है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। सऊदी के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने तो यह भी कह दिया कि तेल कोई हथियार ही नहीं है, यह लड़ाकू विमान टैंक थोड़ी है जिससे आप शूट कर सकते हैं। हम तेल का इस्तेमाल की एक वस्तु के रूप में देखते हैं जिसमें हमारी बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन इससे आपको यह समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका जो है वो भी कमजोर पड़ रहा है, उसके सुनने वाले कम होते जा रहे हैं, चीन बर्बाद हो रहा है और भारत मजबूत हो रहा है, सुपर पावर बन रहा है।